आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थी, पिछले वीडियो तक हम लोग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके जितने भी संभावित एक्सरसाइज से क्वेश्चन बन सकते थे और जितने भी उसके संबंधित रूल्स और रेगुलेशंस हो सकते थे, आपको सारी बातों को अच्छे प्रकार से बताने के बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि आप लोग सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे और आपने हद तक सारी बातों को अच्छे से समझ भी लिया। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे सिंथेसिस के क्वेश्चंस जो इस नियम पे बेस्ड थे, जो हमारे व्हाट्सएप पे या किसी सोशल साइट के माध्यम से हमें प्राप्त हुए आप सभी बच्चों के, हम उन सभी के ऊपर आज चर्चा करते हैं। आप यह डाउट सेशन के रूप में या डाउट क्लास के रूप में आप इस सेशन को लीजिएगा या आपके जितने भी भेजे गए क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशन के रूप में इस वीडियो को लीजिएगा और हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आपने भेजे थे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप तक पहुंचेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं इस शानदार सेशन को जिसमें आप सभी लोगों द्वारा भेजे गए प्रश्नों के शानदार एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले सेंटेंस पे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज ए ग्रेट फिलोसफर। डॉक्टर राधा कृष्णन यानी डॉक्टर राधा कृष्णन वाज थे, द प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति होता, ऑफ इंडिया मतलब भारत के। कह रहा डॉक्टर राधा कृष्णन, वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात हो रही है। तो कह रहा है डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे और दूसरे में कह रहा है ही वाज ए ग्रेट फिलोसफर। ही मतलब वह, वाज मतलब थे, ए मीन्स ए ग्रेट महान, फिलोसफर मतलब क्या होता है, दार्शनिक। तो कह रहा है कि वह एक क्या थे, महान फिलोसफर थे। तो हम लोग देख रहे हैं इन दोनों को सिंथेसाइज करके नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हमें एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट है वह डॉक्टर राधा कृष्णन है और इनकी विशेषता पहले वाक्य में भी दिखाई दे रही है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में और दूसरे वाक्य में भी दिखाई दे रही है अ ग्रेट फिलोसफर के रूप में। तो हम लोग इसको दो प्रकार से या दो कंडीशन या दो स्ट्रक्चर द्वारा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे पहले तरह से डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन और उनकी विशेषता क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डबल कॉमा के बीच में उनकी विशेषता प्रकट करने वाले इस शब्द समूह को लिख देंगे। सबसे पहले डॉक्टर राधा कृष्णन, फिर डबल कॉमा के बीच में लल्ला द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फिर लिख देंगे वाज अ ग्रेट फिलोसफर, वाज अ ग्रेट फिलोसफर। हम लोग दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं इसको, अथवा सबसे पहले लिख देंगे डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन और फिर डबल कॉमा के बीच में हम लोग लिख देंगे अ ग्रेट फिलोसफर, अ ग्रेट फिलोसफर और फिर कॉमा लगा के इस वाले पार्ट को लिख देंगे वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम लोग इस प्रकार पहले वाले सेंटेंस जो आपने लोगों ने भेजा था उसको दो प्रकार से सिंथेसाइज करके हम लोग लिख सकते हैं। पहला डॉक्टर राधा कृष्णन डबल कॉमा के बीच में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर वाज ए ग्रेट फिलोसफर, अथवा डॉक्टर राधा कृष्णन फिर डबल कॉमा के बीच में ग्रेट फिलोसफर और फिर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उम्मीद करते हैं आपको पहले का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि डॉक्टर राधा कृष्णन की दो विशेषताएं, इसीलिए हम लोग इसको दो प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। पहला डॉक्टर राधा कृष्णन की विशेषता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फिर वाज ए ग्रेट फिलोसफर, फिर दूसरी तरह से डॉक्टर राधा कृष्णन और ग्रेट फिलोसफर और फिर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम लोग आगे बढ़े, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए। दूसरा है नालंदा वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। कह रहा नालंदा यानी यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। भारत की जो भूमि है वहां पे बहुत प्राचीन काल से, बहुत पहले से ही, आप यूं कह लें हम लोग जब आजाद भी नहीं हुए थे उसके पहले से हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले के लोग थे, वह बहुत विद्वान हुआ करते थे। उनको शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा पता था। उनको पता था कि शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज है या शिक्षा एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में हो, उसके पास रिसोर्सेस हो चाहे मत हो, लेकिन अगर उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की मन में दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी, विश्वास रहेगा और वह करने के लिए तैयार रहेगा, तो दुनिया की कोई ताकत उसको सफल होने से नहीं रोक सकती है। और उसी में से एक हमारे भारत देश की अमूल्य धरोहर है, एक नालंदा यूनिवर्सिटी है जो
बिहार में पड़ती है। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो शिक्षा का था बहुत प्राचीन काल से बहुत ही बड़ा केंद्र था, और आज भी वहाँ पे जो भी अवशेष बचे हैं या जो भी वहाँ पे अभी बचा हुआ है, जहाँ पे वह अभी भी अध्ययन अध्यापन का कार्य हो रहा है, उसको बहुत सारे आक्रमणकारी आए थे बीच में और उसको क्षतिग्रस्त कर दिए थे। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने जो उसके ऊपर काम किया है, जो वहाँ पे उसको अध्ययन अध्यापन का एक शानदार से केंद्र के रूप में अभी भी बनाए हुए हैं, वहाँ पे अध्ययन अध्यापन का कार्य अभी भी जारी है। तो वह बहुत प्राचीन समय से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका एक अमूल्य धरोहर है। तो हम लोग उसका सम्मान करते हैं। हम लोग भारत की जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं संस्कृति से, सभ्यता से, शिक्षा से, इन सारी चीज़ों से हमें जोड़ती है और एक संपूर्ण भारत होने का हमें गौरव प्रदान करती है, हम लोग उसके केंद्र बिंदु को उसको मान के हम लोग अपनी शिक्षा को करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं नालंदा वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, कि नालंदा जो था वाज वंस एक बार, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, केंद्र मतलब सेंटर मतलब केंद्र हुआ करता था, ऑफ लर्निंग मतलब शिक्षा का। तो कह रहा नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी या नालंदा जो था, कह रहा वह एक बार शिक्षा का बहुत बड़ा क्या हुआ करता था, केंद्र हुआ करता था। इट इज नाउ अ हीप ऑफ ruins करा, लेकिन इट किसके लिए प्रयोग किया, नालंदा के लिए। इट इज नाउ मतलब अब यह अ हीप ऑफ ruin मतलब जो अवशेष होते हैं और खंडहर होते हैं, करा उसके जो ढेर हैं, करा उसके रूप में इस समय पाया जा रहा है। क्योंकि हम आपको बता दिए नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर जो आक्रमणकारी आए थे मध्यकाल में, उन्होंने उसके ऊपर अटैक करवा दिया था, जिससे कि भारत शिक्षा से विहीन हो जाए और वो लोग अपने जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, वो भारतीयों के ऊपर अप्लाई करें, जिससे अच्छा भारत में शिक्षा नहीं रहेगी तो वो लोग अपनी पॉलिसी को अप्लाई कर लेंगे, और भारत में शिक्षा रहेगी, सब लोग शिक्षित रहेंगे, तो वो उन लोगों को ऐसा करने से रोकेंगे। क्योंकि जब शिक्षा रहेगी तभी हम किसी का विरोध कर सकते हैं, जब शिक्षा रहेगी तभी हम अपने अधिकारों के लिए किसी के सामने लड़ सकते हैं। शिक्षा विहीन जहां लोग रहते हैं वहां पे कोई भी व्यक्ति आके, कोई भी समुदाय आके अपने पॉलिसीज को अप्लाई कर देता है, क्योंकि सब लोग शिक्षित नहीं होते हैं तो उनके पास संसाधन नहीं होते हैं, और जब संसाधन नहीं होते तो उनका विरोध नहीं कर पाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। तो इस प्रकार का नालंदा एक समय भारत में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था करा, लेकिन आज की बात की जाए तो वह खंडहरों का शेष, बहुत छोटी छोटी चीजों का, शेष चीजों का एक क्या है, समूह बना हुआ है, एक उसका अवशेष के रूप में है। तो जब हम लोग देखेंगे नालंदा की विशेषता क्या थी, कि वह कभी भारत में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो इसको हम लोग लिख देंगे सबसे पहले नालंदा, और फिर लिख देंगे वंस द बिगेस्ट सेंटर, वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, फिर कॉमा, इज नाउ अ हीप ऑफ ruins, इज नाउ हीप ऑफ ruins। तो हम लोग इस सेंटेंस को सिंपल इस प्रकार पहले तरह से लिख सकते हैं लल्ला, इसको हम लोग एक और तरह से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले नालंदा लिख दें, फिर डबल कॉमा बीच में अ हीप ऑफ ruins से लिख दें। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, सब लोग कमेंट बॉक्स में जो हम बता रहे हैं, सब लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसको लिख के दिखाएंगे और अपने कॉपी पे अथवा करके नोट भी कर लेंगे। हम इसको लिखेंगे नहीं, केवल बताएंगे। सब लोग कमेंट बॉक्स में वैसे हमें लिख के दिखाएंगे। सुने कैसे, सबसे पहले नालंदा लिखेंगे। नालंदा की विशेषता यह भी है कि वो अब क्या है, अ हीप ऑफ ruins। तो लिखेंगे नालंदा नाउ अ हीप ऑफ ruins, नाउ अ हीप ऑफ ruins, और कामा, फिर वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। तो हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं इसको। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला और दूसरा दोनों डाउट क्लियर हो गया। और हम लोग आते हैं तीसरे पे। तीसरा कह रहा है शाहजहां वाज ए ग्रेट मुगल एम्परर। कह रहा है जो शाहजहां थे वह एक महान मुगल सम्राट थे। ही बिल्ट ताज, उन्होंने ताजमहल बनवाया। करा इट इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग, यह सबसे, करा फाइनेस्ट मतलब सबसे अच्छी, बिल्डिंग मतलब क्या है, भवन है, इन द कंट्री मतलब हमारे देश में। तो कह रहा है कि जो शाहजहां थे वह एक महान मुगल सम्राट थे, उन्होंने ताजमहल बनवाया, जो आज भारत की अगर बात किया जाए तो भारत की बहुत सारी शानदार भवनों में से एक भवन है, स्मारक है। तो अगर हम लोग इसको बनाएं तो सबसे पहले हम लोग शाहजहां लिखेंगे, शाहजहां, और फिर उनकी विशेषता क्या थी, अ ग्रेट मुगल एम्परर, अ ग्रेट मुगल एम्परर। सबसे पहले शाहजहां लिखेंगे, उनकी विशेषता ग्रेट मुगल एम्परर लिख देंगे, और फिर आगे हो जाएगा बिल्ट द ताज, बिल्ट द ताज। और अब ताज की जो विशेषता उसको इसके बाद लिख देंगे, कॉमा के बाद, द फाइनेस्ट। अब हम वर्ब नहीं लगाएंगे क्योंकि एक बार हमारी फाइनाइट वर्ब हो चुकी बिल्ट। द फाइनेस्ट बिल्डिंग
द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। लेकिन अब यही हमारा वाक्य समाप्त हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, दूसरा वाला कॉमा नहीं लगाएंगे। फिर सब लोग सुन लें। सबसे पहले शाहजहां, उनकी विशेषता ग्रेट मुगल एम्परर, फिर हो जाएगा बिल्ट द ताज, और ताज की विशेषता है द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, और लास्ट में इन द कंट्री। फिर हम लोग लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। तो हमारा तीसरा वाला भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम लोग चौथे पे आ गए। चौथा कह रहा है नेहरू वाज ए ग्रेट स्टेट्समैन। कह रहा है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वाज थे, ग्रेट मतलब महान, स्टेट्समैन मतलब होता है राजनीतिज्ञ या राजनीतिक। तो कह रहा है नेहरू एक महान राजनीतिज्ञ थे। कह रहा है ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वह भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो हम लोग देख रहे हैं नेहरू की विशेषता ग्रेट स्टेट्समैन पहले में भी दिखाई दे रही है, और द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दूसरे में भी दिखाई दे रही है। एक तरह से हम बना रहे हैं, दूसरा सब लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और अपने कॉपी पे भी अथवा करके नोट कर लेंगे। हम एक तरह से आपको बता रहे हैं, आप एक तरह से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे सब लोग, और अपने नोट्स में भी नोट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा नेहरू, और फिर कॉमा अ ग्रेट स्टेट्समैन, अ ग्रेट स्टेट्समैन, और आगे हो जाएगा वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अथवा करके हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? नेहरू कॉमा, नहीं आप लोग बताएंगे। अगर हम इसका आंसर बता देंगे तो आप लोग अपने से मेहनत घर पे नहीं करेंगे, ये आप लोगों को अपने से लिख के कमेंट बॉक्स में लिखना और नोट्स पे लिख लेना है, ठीक ना? हम लोग दूसरे तरह से बना सकते हैं, जब हम लोग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में यूज कर देंगे। तो ये प्रारंभिक 4 सेंटेंसेस थे जो आप लोगों ने हमारे पास भेजे थे। उम्मीद करते आपको इन चारों का अर्थ और इन चारों को जोड़ने की स्थिति और किस प्रकार से जोड़ा गया सारी बातें समझ में आई होंगी। हम अगला सेंटेंस जो आप लोग भेजे थे उसको लेते हैं। अगला सेंटेंस है मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। और दूसरा सेंटेंस है ही बिकेम ब्लाइंड। ही बिकेम ब्लाइंड, ही बिकेम ब्लाइंड। हमें इसका सिंथेसाइज करना है। तो यहाँ पे मिल्टन मतलब है हमारे एक बहुत महान कवि हुए इंग्लिश लिटरेचर के, जिनका नाम था जॉन मिल्टन। क्या नाम था? जॉन मिल्टन। तो कह रहा है मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। कह रहा है मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेज कवि थे। कह रहा ही बिकेम ब्लाइंड, कह रहा वह क्या हो गए? अंधे हो गए। आप लोगों को बता दे रहा है यह 44 ईयर्स के जब थे, 44 वर्ष की आयु के लगभग थे, तो ये क्या हो गए थे? ब्लाइंड हो गए थे। ये बचपन से नहीं ब्लाइंड थे, चाइल्डहुड से अगर आप कोई सोचे तो ये नहीं ब्लाइंड थे। जब इनकी उम्र बड़ी हुई और ये लगभग 44 साल के आसपास हो गए तो यह क्या हो गए थे? ब्लाइंड हो गए थे। तो यानी जन्म से नहीं थे, आगे चल के ब्लाइंड हुए थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिल्टन एक प्रसिद्ध इंग्लिश पोएट थे और वह क्या हो गए? अंधे हो गए। तो मिल्टन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? मिल्टन उनकी विशेषता क्या है? अ फेमस इंग्लिश पोएट, अ फेमस इंग्लिश पोएट। और फिर क्या हो जाएगा? कॉमा बिकेम ब्लाइंड, बिकेम ब्लाइंड। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग 5 सेंटेंस अभी तक कर चुके हैं, हम लोग 6 सेंटेंस के ऊपर प्रोसीड करते हैं। अगला सेंटेंस है कालिदास रोड द शाकुंतलम। कालिदास रोट द शाकुंतलम। कालिदास रोड द शाकुंतलम। और दूसरा सेंटेंस है ही वाज ए ग्रेट पोएट। ही वाज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। ही वाज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। तो कह रहा है कालिदास रोट लिखे द शाकुंतलम, मतलब शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी रचना है। किसकी? कालिदास की। तो कह रहा है कालिदास ने शाकुंतलम नामक कृति को लिखा या रचना को लिखा। ही वाज अ ग्रेट पोएट, वह एक महान कवि थे एंड ड्रामाटिस्ट, और नाटककार थे। तो कह रहा है कालिदास ने शाकुंतलम नामक रचना को रचित किया, लिखा, और कह रहा है वह एक प्रसिद्ध कवि और क्या थे? नाटककार थे। तो हम लोग बना लेंगे इसको, हम लोग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कालिदास कामा, हम लोग यहाँ वाला जो उनकी विशेषता है वह लिख देंगे अ ग्रेट पोएट, अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, एंड ड्रामाटिस्ट।
कालिदास अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, फिर हम लोग कामा लगा देंगे, हो जाएगा रोट द शाकुंतलम, रोट द शाकुंतलम, रोट द शाकुंतलम, रोट द शाकुंतलम। हम लोग इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग चाहें तो लिख दें कालिदास और फिर कामा द राइटर ऑफ शाकुंतलम, द राइटर ऑफ शाकुंतलम, कामा वाज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, वाज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। तो हम लोग इस सेंटेंस को दो प्रकार से लिख सकते हैं। अगर अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट को फ्रेज के रूप में यूज करें, फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में, तभी भी हम लोग बना सकते हैं। और क्योंकि वह शाकुंतलम नामक जो कृति है उसके रचनाकार थे, तो हम लोग कालिदास के बाद ये भी लिख सकते हैं द राइटर ऑफ शाकुंतलम। तो हम लोग दो प्रकार से फ्रेज इन अपोजिशन नाउन के बाद यूज करके आपाना आसानी से इस सिंथेसिस वाली प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग कुछ और सेंटेंस लेते हैं जिसको आप लोगों ने भेजा है। अगला सेंटेंस है एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। और दूसरा सेंटेंस है इट इज ए गिफ्ट, इट इज ए फ्री गिफ्ट, इट इज ए फ्री गिफ्ट, इट इज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इट इज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इट इज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सब लोग ध्यान से इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करिए। कह रहा एयर मीन्स वायु, इज मीन्स है, द फर्स्ट मतलब प्रथम, नेसेसिटी मतलब आवश्यक, ऑफ लाइफ मतलब जीवन के लिए। कह रहा है जो वायु है जीवन के लिए प्रथम आवश्यकता वाली है, अर्थात जीवन की प्रथम जो प्राथमिकता है, प्रथम आवश्यकता है, वह हवा है। और कह रहा है इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, कह रहा है यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया गया एक निःशुल्क क्या है, उपहार है। तो कह रहा है कि हवा जीवन की प्रारंभिक नीड है, आवश्यक है जीवन के लिए, और यह प्रकृति द्वारा दिया गया, नेचर द्वारा दिया गया फ्री गिफ्ट अर्थात क्या है, निःशुल्क उपहार है। तो हम लोग जब इसको बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे एयर, एयर, और इसकी विशेषता क्या है, द फर्स्ट नेसेसिटी, द फर्स्ट नेसेसिटी, द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, और फिर कामा इज अ फ्री गिफ्ट, इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हम लोग पहले तरह से इस प्रकार बना सकते हैं इसे, और ऐसे भी हम लोग अथवा लिख सकते हैं। सबसे पहले एयर कामा अ फ्री गिफ्ट, a free gift of nature, comma, is the first necessity, is the first necessity, is the first necessity of life। हम लोग दोनों में से किसी भी प्रकार से बनाना चाहें हम लोग बना सकते हैं। अगले सेंटेंस को हम लोग लेते हैं। अगला सेंटेंस है शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर, शेक्सपियर wrote Julius Caesar, शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर। और दूसरा सेंटेंस है he was a great dramatist, he was a great dramatist। सब लोग ध्यान से हमारी बात सुने। करा शेक्सपियर ने रोट मतलब लिखा जूलियस सीजर, जूलियस सीजर उनकी एक रचना का नाम है। तो करा शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर ने, उनका पूरा नाम क्या है, विलियम शेक्सपियर। करा शेक्सपियर ने जूलियस सीजर नामक रचना को लिखा। करा ही वाज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट, और वह एक महान क्या थे, नाटककार थे। तो हम लोग इसको अगर बनाना चाहें तो बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शेक्सपियर और फिर लिखेंगे अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, इनकी विशेषता लिख देंगे। ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट शेक्सपियर कॉमा ग्रेट ड्रामाटिस्ट रोट जूलियस सीजर, क्या है, जूलियस सीजर। हम लोग अथवा करके भी लिख सकते हैं। सबसे पहले लिख दें शेक्सपियर और फिर लिख दें द राइटर ऑफ जूलियस सीजर कामा वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट,
आर्टिस्ट। तो हम लोग दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके इसको आसानी से लिख सकते हैं। हम कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं जो आप लोगों के द्वारा भेजे गए हैं, उसको हम लोग देखते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आपका कोई भी डाउट जो है वो कंप्लीट होता होगा, पूरा कंप्लीट उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन दोनों आपको मिल रहा होगा। अगला सेंटेंस है आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। और दूसरा सेंटेंस है इट इज द बिगेस्ट। इट इज द बिगेस्ट। इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट। इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई मतलब इसका अर्थ है मैं मुंबई कभी नहीं गया हूँ। करा इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, या भारत का सबसे बड़ा या बहुत बड़ा बंदरगाह है। यहाँ सी पोर्ट मतलब क्या है? बंदरगाह, जहाँ समुद्र के किनारे जहाज को रोका जाता है, मालवाहक जहाजों को, जिस जहाज पे सामानें आती हैं, आयात निर्यात होता है जहाजों से, वहाँ पे जो वहाँ रुकते हैं उसको सी पोर्ट कहा जाता है। जहाँ पे रुकती हैं उसको बंदरगाह कहते हैं। तो हम लोग जब इसको बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। यहां तक हम लोग पूरा लिख देंगे और फिर मुंबई की विशेषता क्या है कॉमा लगा के लिख देंगे, कॉमा द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। और जब हम लोग जानते हैं हमारा लास्ट में ग्रुप ऑफ वर्ड आता है अर्थात फ्रेज आता है, तो हम लोग केवल एक कॉमा का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है डॉक्टर ब्राउन इज माई टीचर। डॉक्टर ब्राउन इज माई टीचर। और दूसरा सेंटेंस है ही लिव्स at ऋषिकेश। He lives at ऋषिकेश। तो कह रहा है डॉक्टर ब्राउन इज माई टीचर। कह रहा है डॉक्टर ब्राउन जो है मेरे अध्यापक है। ही लिव्स एट ऋषिकेश। वो कह रहा है वह कहाँ रहते हैं? वह ऋषिकेश नामक स्थान पे, ऋषिकेश नामक जगह पर रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डॉक्टर ब्राउन, और डॉक्टर ब्राउन की विशेषता क्या है? माई टीचर, मेरे अध्यापक हैं। तो डॉक्टर ब्राउन कॉमा माई टीचर कॉमा लिव्स एट ऋषिकेश। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने इसका किस प्रकार सिंथेसिस किया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना सेंटेंसेस जानने के बाद हमें उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप लोगों को पूरा डाउट इसका क्लियर हो गया होगा कि आप लोग इसको कैसे बना लेंगे। अगला दिया गया है, एक दो सेंटेंस केवल और बच रहे हैं। अगला है मथुरा इज ए प्लेस ऑफ मथुरा इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। मथुरा इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। मथुरा इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। और दूसरा है इट स्टैंड्स ऑन यमुना। इट स्टैंड्स ऑन यमुना। इट स्टैंड्स ऑन यमुना। तीसरा सेंटेंस है द यमुना इज वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर्स। द यमुना इज वन ऑफ द हॉलीएस्ट। द यमुना इज वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया। हॉलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया। सर हमारी बात ध्यान समझे, पहले अर्थ देख लें। कह रहा मथुरा मीन्स मथुरा इज ए प्लेस मतलब एक स्थान ऑफ पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रियों वाला, यानी मथुरा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें हैं, तो लोग देखने के लिए वहाँ तीर्थ यात्री जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि इट स्टैंड्स ऑन यमुना। कह रहा है यह कहाँ स्थित है? यमुना के किनारे स्थित है। द यमुना इज वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया। और यमुना नदी जो है भारत की सबसे कह रहा पवित्र जो नदियां हैं उसमें से एक है। तो मथुरा तीर्थ यात्रियों वाला एक स्थान है जहाँ पे तीर्थ यात्री आते जाते रहते हैं। और कह रहा है यह यमुना के किनारे स्थित है और यमुना जो है वह भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है।
अब हम लोग अगर इसको बनाएं तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग मथुरा, और मथुरा की विशेषता क्या है, अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, और फिर कॉमा स्टैंड्स ऑन यमुना, कहाँ स्थित है, यमुना के किनारे, और यमुना की विशेषता क्या है, वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो ये वाला सेंटेंस भी हो गया। आज का आखिरी सेंटेंस हम लोग लेते हैं, इसके साथ ही आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। अगला है मिस्टर सक्सेना इज आवर प्रिंसिपल, मिस्टर सक्सेना इज आवर प्रिंसिपल, और दूसरा ही इज वेरी एजुकेटेड, ही इज वेरी एजुकेटेड। चलो ध्यान से देख लें इसको। कह रहा है मिस्टर सक्सेना मतलब श्रीमान सक्सेना इज आवर प्रिंसिपल, हमारे प्रधानाचार्य हैं, ही इज वेरी एजुकेटेड, वह बहुत शिक्षित हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिस्टर सक्सेना लिख देंगे, उसके बाद कॉमा लगा के आवर प्रिंसिपल लिख देंगे, आवर प्रिंसिपल लिख देंगे, और फिर कॉमा लगा के इज वेरी एजुकेटेड, इज वेरी एजुकेटेड। तो उम्मीद करते हैं आपको जितने भी सेंटेंस आपके द्वारा भेजे गए थे उन सभी सेंटेंसेज का पूरा अच्छे से आंसर और उनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके अगर आपको सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना हो तो आपको अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट आपका कहीं भी शेष रह जाएगा, जितनी भी टॉपिकें हो गई, चाहे पार्टिसिपल हो, चाहे इन्फिनिटिव हो, चाहे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, चाहे ये वाला हो, आप अगर अभी भी कोई भी बचा होगा, कभी भी आपको मिलेगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्टली भेज सकते हैं। हम उसका आंसर किसी न किसी वीडियो में बता देंगे। तो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग अगले वाले रूल पे बातें करेंगे। सब लोग इस वीडियो में जरूर आइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया जाएगा, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल को विजिट किए हैं या वीडियो को देख रहे हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाके ज्वाइन कर लें। आप लोग जहां भी जरूरी बच्चे रहेंगे आप लोग इस पूरी प्लेलिस्ट को या वीडियो को भेज सकते हैं और आप वहां बता सकते हैं। यहाँ पे रेगुलरली सारी सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वह नियमित रूप से मिलती जा रही हैं, तो आप इसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक सब लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने माता पिता के सिद्धांतों का और उनके वचनों का पालन करें, और जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। उसमें जहां हमारी भूमिका आपको समझ में आएगी वहां तुरंत आप बड़े भाई के नाते आप हमें बताइएगा। हम बड़े भाई होने के नाते अपना जो भी कर्तव्य रहेगा आपके लक्ष्य के प्रति हम उसको निभाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।